बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद सरकार का गठन अभी तक नहीं हो पाया है और नेपाल में सरकार बनाने में देरी हो रही है। इस बीच राष्ट्रपति की तरफ से आज शाम तक दिया गया अल्टीमेटम भी खत्म होने के में कुछ ही वक्त बचा है। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद अभी तक किसी पार्टी ने दावा पेश नहीं किया है, क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की तरफ से सरकार गठन के निर्देश दिए गए हैं। इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के गठबंधन सहयोगी पुष्प कमल दहल प्रचंड थोड़ी ही देर में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात कर सकते हैं। सीपीएन यूएमएल के नेता हैं केपी शर्मा ओली और पहले मतभेदों के कारण प्रचंड और ओली अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से खबर मिल रही है कि अब कोई सियासत का नया समीकरण भी सामने आ सकता है और लगातार मुलाकातों और कवायदों का जोर इस समय चल रहा है। लगातार जो खबर हम आपको बता रहे हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इस समय सियासी मुलाकातें चल रही हैं। अब से कुछ देर पहले शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच में मुलाकात हुई और अब यह खबर आ रही है कि प्रचंड और केपी शर्मा ओली के बीच भी मुलाकात हो सकती है अब से कुछ देर बाद। और लगातार हम आपको यह बता रहे हैं कि किस तरीके से कवायदें इस समय चल रही हैं नेपाल में सरकार गठन की, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है नेपाली कांग्रेस, उसके पास महज 89 सीटें हैं। 275 सदस्यों का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचला सदन है, जिसके लिए 20 नवंबर को चुनाव हुए थे, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। गठबंधन सरकार बनाने की कवायद फिलहाल नेपाल में चल रही है और इस बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की तरफ से दिया गया जो अल्टीमेटम है, यानी 25 दिसंबर की शाम 5 बजे तक उन्होंने वक्त दिया था तमाम पार्टियों को कि वो सरकार बनाकर स्पष्ट बहुमत की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कोई भी राजनीतिक सहमति फिलहाल बनकर नहीं उभरी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग हमारे साथ जुड़ गए हैं काठमांडू से। दिबांग, जिस तरीके से आपसे कुछ देर पहले भी बात हो रही थी, लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है, सियासी जोड़तोड़ भी चल रही है। फिलहाल इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? प्रचंड और ओली पुराने साथी एक बार फिर साथ आ सकते हैं? जी हाँ, पुराने साथी हैं और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो बहुत बड़ी जानकारी है। दोनों की इस समय बैठक वहां पर चल रही है। ओली के निवास पर उन लोग गए हैं बालकोट में और प्रचंड के साथ उनके एक महासचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी गए हैं। और इससे पहले भी प्रचंड की पार्टी के कई नेता, जिसमें नारायण कार्की शामिल हैं, वो लगातार ओली से मिलते रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर आप आंकड़ा देखें तो 275 का हाउस है, 138 वो आंकड़ा है जो मैजिक नंबर है। ओली के 78 हैं, प्रचंड के 32 हैं और एक पार्टी है जो बिल्कुल यहाँ दिल्ली में केजरीवाल की तरह है, वैसी ही नई पार्टी है, पत्रकार की एक पार्टी है जो पहली बार बनी है और उनको 20 सीटें मिली हैं, रवि लामिछानी। और एक राजावादी पार्टी है आरपीपी, उनके 14 यहाँ पर सांसद हैं। तो कुल अगर इनको जोड़ लें तो आंकड़ा 144 पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत तेजी से बदलते घटनाक्रम में ये घटना हुई है। हम लोग फिलहाल जा रहे हैं ओली जी के वहीं पर और यहाँ से करीब अगले 10 मिनट में हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। अगर ये हो जाता है तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से फेरबदल होगा, एक बड़ा भूचाल आएगा। आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा मैं इस पूरे मामले के ऊपर, क्योंकि पहले ये सरकार टूटी ही, गठबंधन जो टूटा था प्रचंड का और ओली का, वो इसी चीज के लिए टूटा था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और ओली बने रहे, प्रचंड को बनने नहीं दिया गया। तो क्या अब कोई फॉर्मूला निकल पाएगा? जी हाँ, वहां पर ओली पहले कह चुके हैं कि हम प्रचंड को प्रधानमंत्री मानने को तैयार हैं। ओली बिल्कुल हाशिए पर चले जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं हो, अगर ये गठबंधन बना रहता तो गठबंधन तोड़ने की उन्होंने बड़ी कोशिश की। और साथ में ये जो दो पार्टियां आ गई हैं जिसमें जिनका जो बाहुबल है वो 34 का है, इससे लग रहा है कि अब वो उनका पड़ना भारी होता दिखाई दे रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले इन दोनों में काफी अनबन रही। अगर आपको याद है तो ओली ने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि यहाँ एम्बेसीज में और होटलों में बैठकें चल रही हैं मेरी सत्ता को गिराने के लिए। तब प्रचंड ने और माधव नेपाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने ये जो बयान दिया है ये अनडिप्लोमेटिक है, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो दोनों में काफी तीखे झड़पें होती रही हैं, एक साथ आए, अलग हुए
अलग होने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच आया और फिर आप जानते हैं सत्ता का खेल ऐसा होता है, सत्ता का लोभ ऐसा होता है कि वो फिर एक साथ यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये नेपाली कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं कि कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। दिव्यांग, आप क्योंकि काठमांडू में मौजूद हैं, क्या कुछ तार इन कठपुतलियों के चीन से भी जुड़े हो सकते हैं? लगातार जो सियासी समीकरण उस मंच पर चल रहा है। बिल्कुल, हम लगातार ये सुन रहे हैं, यहाँ पर लगातार ये बात एक तरीके से खुलेआम है कि चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि इन दोनों को एक साथ लाया जाए। चीन लगातार दबाव बना था प्रचंड पर कि वो उस तरफ से इधर आ जाएं, तो चीन का यहाँ पर खुला खेल है, इस बात में कोई बिल्कुल संशय नहीं है। जिस तरह के बयान लगातार ओली ने दिए उसमें भी बहुत लोगों का मानना है कि इसमें भी चीन का हाथ रहा, पीछे से हाथ चीन का रहा। अगर आपको याद हो तो जो हमारे सेना प्रमुख है उन्होंने भी कहा था, मनोज नरवाने साहब ने, उन्होंने कहा था कि ओली जो विरोध कर रहे हैं, हम लोगों ने एक सड़क बनाई जो राजनाथ सिंह ने जिसका इनॉग्रेशन किया, जो लिपू लेक को जोड़ती थी धारचूला से, धारचूला जो उत्तराखंड में है, वहां पर ये 80 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसका ओली ने विरोध किया था। सेना प्रमुख ने तब कहा था कि मनोज नरवाने साहब ने कि ये जो विरोध हो रहा है ये किसी के इशारे पर हो रहा है। जाहिर तौर पर शायद किसी के इशारे पर हो रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर दिव्यांग जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे, नेपाल के सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।